Okay, so today we are going to discuss a topic which is basically a topic that has come number of times in exams, and most of the students, almost 90% of the students I've seen in my test batches have always answered that wrong. And in examiner comments, I've seen that examinees did not know how to answer it, or probably another issue that came was because of a confusion between the specific words, it was answered wrong. So this topic relates to chapter 2 of inter audit, or you can say it relates to essay 300 also, and it is related to audit program. Now in audit program, if you remember, there is a topic which is constructing an audit program. So this topic is basically, if we see carefully, so this is the audit program. Okay, so here audit program may, this topic comes as constructing an audit program, right? So constructing an audit program is one, and developing an audit program. So mostly students feel कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है. So इस कंफ्यूजन के बीच में क्या होता है कि बच्चे अक्सर मैक्सिमम लोग जो हैं वो डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम का आंसर लिख के आते हैं, विच इज बेसिकली रिटन ऑडिट प्रोग्राम वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट. जबकि कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम जो है दैट टॉक्स totally about different aspects. Now, first of all, when it is usually asked construct or develop, तो लगता है कि दोनों चीजें exactly same है, जबकि दोनों चीजें same नहीं है, दोनों के बीच में difference है. So मैं बहुत सिंपल से तरीके के बीच में समझाने वाला हूं कि दोनों में difference क्या है. अगर किसी को पहले से पता है परफेक्ट है, पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर आप निमोनिक्स चाहते हो कि इसके सिंप्लीफाइड निमोनिक्स साथ में देख लो, या फिर बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ले लो, विच विल टेक हार्डली फ्यू मिनट्स. सो लेट्स गो अबाउट एंड डू दैट. सो देयर इज वन वर्ड विच इज कंस्ट्रक्ट, another word which is develop. दोनों का मतलब डिफरेंट है. तो पहले मैं अगर बेसिक लेवल पे बोलूं तो कंस्ट्रक्ट वर्ड का मतलब होता है टू डिफाइन एन आउटलाइन, टू डिफाइन अ ब्रॉड view of certain things, which means defining an outline and defining a structure of how things are supposed to be. लेकिन develop का मतलब होता है इस ही स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स को स्कोप को ध्यान में रखते हुए आगे फर्दर स्टेप्स लेना. यानी दिस इज विजुअलाइजेशन एंड डेवलपिंग इज एक्चुअलाइजेशन. ओके, सो कंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्ट का मतलब है विजुअलाइजेशन एंड डेवलप का मतलब है एक्चुअलाइजेशन, उसको इंप्लीमेंट करना. यानी आइडियोलॉजी क्रिएट करना कंस्ट्रक्ट में आता है, और उसको इंप्लीमेंट करना वो पार्ट जो है डेवलप में आता है. लेट्स सी अ क्विक प्रेजेंटेशन एंड प्रोबेबली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एज आई मे एक्सप्लेन इट. सो सबसे पहली चीज जो ध्यान देने की है वो है डेफिनेशन. गूगल पे सर्च करने पे अगर आप डेफिनेशन ढूंढोगे तो एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है. इवन मेरियम वेबस्टर और एनी ऑफ द डिक्शनरीज में देखोगे तो यही मिलेगी. कंस्ट्रक्ट, फॉर्म एन आइडिया और थ्योरी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स. कंसेप्चुअल एलिमेंट्स का मतलब है प्रिंसिपल, कंसेप्ट, आइडियोलॉजी. कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट आइडियोलॉजी. तो आइडिया जब क्रिएट किया जा रहा है अबाउट अ सर्टेन थिंग, दैट इज कंस्ट्रक्ट. डेवलप, to cause something to grow or become bigger, more advanced or elaborate over a period of time, if you see in the last line. So basically उसी चीज की इंप्लीमेंटेशन करना, उसको एक एक्चुअल फेज में लेके आना, उसके लिए जो जो स्टेप्स डिफाइन किए जाते हैं, दैट इज डेवलपिंग. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस दैट इज देयर एज पर आवर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल. सो कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम के जो पॉइंट्स हैं उसके बीच में बेसिकली जो पॉइंट्स आते हैं वो है स्कोप and a limitation. Scope and limitation. Scope and limitation, best evidence, steps and procedures, possibility of errors and coordinate. लेकिन मतलब क्या है इनका, ये समझना जरूरी है. स्कोप एंड लिमिटेशन का मतलब है हम किस दायरे में काम करेंगे, ये स्कोप है हमारा. विच मीन्स टैक्स ऑडिट करने गए हैं तो किन स्पेसिफिक एरियाज के बीच में हमें काम करना है उस पर ध्यान देंगे. स्टैट ऑडिट करने गए हैं तो किन एरियाज में ध्यान देना उस पर ध्यान करेंगे. सो क्लियरली हमारा इंस्टीट्यूट या लॉ डिफाइन करता है कि किन किन चीजों को आपने कवर करना है, दैट इज स्कोप. लिमिटेशन इज जो एरियाज कवर नहीं करने हैं उनके बीच में अपना पैर फंसाने नहीं जाने का है. विच मीन्स लाइक लेट्स अज्यूम ऑपरेशनल पार्ट है, आप ऑपरेशनल पार्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे. आपका जो काम है वो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, ऑपरेशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस टू यू. आपको ध्यान किस पे देना है? इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं चल रहे हैं. सर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं चल रहे हैं तो एनटीई डिफाइन करने के लिए आपको जरूर काम आएगा, लेकिन अच्छे नहीं चल रहे हैं के बारे में आपको कुछ नहीं करना है टैक्स ऑडिट करते हुए, राइट? सो दैट इज लिमिटेशन.
इन एरियाज में ध्यान नहीं देना है, स्कोप, जिन एरियाज में ध्यान देना है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, बेस्ट एविडेंस. बहुत सारे ऑडिट एविडेंस अवेलेबल होते हैं, उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑडिट एविडेंस आपको चूज करना होता है, जिसको हम साई भी कहते हैं. सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. बेस्ट पॉसिबल का मतलब है दैट which gives you a good level of assurance, a good level of satisfaction कि हाँ मेरा ये एरिया जो है ये क्लीन एंड क्लियर मुझे समझ आ गया है कि इसके बीच में क्या कंडीशन है. फिर स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स. स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स आप डिफाइन करते हैं ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए कि क्या क्या आपने काम करना है. प्रोसीजर्स आप लगाते हैं वेरिफिकेशन पर्पस के लिए कि किसी एरिया में अगर वेरिफिकेशन करनी है तो स्पेसिफिक सिचुएशन में आप क्या स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स लगाएंगे. तो बेसिकली जैसे स्टॉक वेरिफिकेशन चल रही है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या काम करने हैं हमें, किस किस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन करनी है एंड एवरीथिंग. Possibilities of error. Always be ready that there is a possibility of error in every area, which essentially means ये कहता है सब कुछ बहुत ध्यान से सिस्टमैटिक वे के बीच में चेक कर. सो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब है कि कोई रिलेटेड आइटम्स अगर होती हैं, लाइक इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम एक पर्सन है जो इन्वेंट्री चेक करने गया फिजिकली, और एक पर्सन है जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेक कर रहा है, और एक पर्सन है जो इन्वेंट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है सारे के सारे, कि सब इन्वेंट्री इनवर्ड, इन्वेंट्री आउटवर्ड, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूपी एंड फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्वेंट्री कंजम्पशन सब कुछ चेक कर रहे हैं. तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग एरियाज डिफाइन किए गए हैं. सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि ये सभी अलग लोग जो हैं इन सभी सिंगल आइटम से रिलेटेड डिफरेंट असर्शंस को जो चेक कर रहे हैं इसको कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि कंक्लूजन जो अप्रोप्रिएट डेराइव हो सके, प्लस ताकि इफेक्टिव वे के बीच में एक ऑडिट को कंडक्ट किया जा सके. सो दिस इज बेसिक, वेरी बेसिक प्रिंसिपल दैट इज बीइंग डिफाइंड, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग गिवन राइट इन द बिगिनिंग कि कोऑर्डिनेशन करनी जरूरी है. नाउ व्हेन यू कम टू डेवलपिंग एन ऑडिट, तो दिस कम्स विद रिटन होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम आपका, राइट. ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंट जो आप दे रहे हो वो प्रॉपरली देनी है. रिलायंस इंटरनल कंट्रोल्स पे आप रख रहे हो या नहीं रख रहे हो. टाइमिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की क्या रहेगी, और लास्ट में ऑडिट प्लानिंग. इन चीजों को बहुत ध्यान से अभी समझना है. पहले मैं इनका आपको कोड बताता हूं दोनों का क्या होना चाहिए. सो व्हेन यू कम टू स्कोप एंड लिमिटेशन, तो स्कोप एंड लिमिटेशन के बीच में आप क्या करेंगे, SLIPO eco. Scope and limitation, audit evidence, procedures, possibilities of errors and coordinate. ठीक है, SLIPO eco, SLIPO eco, eco friendly वे में सुना चाहिए, SLIPO eco. Okay, this is वॉर्ता एंड इसी के साथ आ जाता है टैप. वॉर्ता टैप, वॉर्ता टैप मतलब जैसे हम बोलते हैं ना वाटर, तो वाटर की जगह हम क्या बोल रहे हैं, वॉर्ता. वॉर्ता, वॉर्ता आता कहां से, यानी वाटर आता कहां से, टैप से. तो वॉर्ता टैप इज आवर निमोनिक फॉर डेवलपिंग एन ऑडिट. रिटन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस अप्रोप्रिएट देनी चाहिए. रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, आप इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके मुताबिक क्या काम करना होगा. टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, किस टाइम पे करना है. वैसे तो कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो कभी भी परफॉर्म किए जा सकते हैं अपने मुताबिक जब आप ऑडिट करने गए हो, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ही किया जा सकता है, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक काउंटिंग लास्ट डे पे, कैश बैलेंस चेक लास्ट डे पे, इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई आपको चेकिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट की प्राइसेस चेक करनी है लास्ट डे पे, तो ये चीजें उसी दिन के लिए एप्लीकेबल है ऑन स्पेसिफिक टाइम. एंड लास्टली ऑडिट प्लानिंग. ऑडिट प्लानिंग आपने सारे एरियाज की अप्रोप्रिएट वे में करनी है, लेकिन प्रोग्राम से प्लानिंग का क्या लेना देना. कहता है अगर प्रोग्राम के आप कर रहे हैं कंडक्ट और प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए आपको कोई नई चीजों का खुलासा हुआ, प्रोसीजर्स लगाते हुए नई चीजों का खुलासा हुआ, कुछ नई चीजें आपके सामने आई, तो आप क्या करेंगे, आप प्लानिंग को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. अगर कोई बड़े लेवल पे इश्यूज आ गए हैं, कुछ ऐसे एरियाज जो आपने पहले कवर नहीं किए थे, अब उन एरियाज को कवर करने के लिए आपको प्लान में चेंजेस
करने पड़ सकते हैं। सो बेसिकली प्लान डिफाइन करता है कि प्रोग्राम में क्या होगा, बट प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए कई बार कुछ ऐसे एरियाज पता चल जाते हैं जो प्लान में कवर्ड नहीं थे, तो प्रोग्राम की वजह से प्लान को चेंज करना पड़ता है। ये एमसीक्यूज में भी आता है, चेंज इन ऑडिट प्रोग्राम लीड्स टू चेंज इन ऑडिट प्लानिंग। यस, इट इज ट्रू। सो WORTAP में क्या है? रिटन ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंट्स, देन रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, देन टी से हमारा टाइमिंग आ जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की, और लास्ट में ऑडिट प्लानिंग विच इज टैप। ये लास्ट के आपके 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, चलिए इसको जल्दी से हम देखते हैं क्या क्या बोलता है ये टॉपिक। सो अगर पहली बात करें, विद इन द स्कोप रहना है, और लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट विच मीन्स टैक्स ऑडिट है या कोई भी है, साथ साथ में आप लिखना चाहें अपने पास लिख सकते हैं। टैक्स ऑडिट है, स्टैट ऑडिट है, तो अकॉर्डिंगली उसकी क्या लिमिटेशंस है, मतलब क्या एरियाज को हाथ नहीं लगाना है, जो आपके स्कोप में नहीं आता है वो आपकी लिमिटेशन है, और जो स्कोप आता है उस पर भी पता होना चाहिए, जो लिमिटेशन है जो नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तभी टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा, तभी इफेक्टिव एफिशिएंट ऑडिट कंडक्ट होगा। Determine the evidence reasonably available and identify best evidence for deriving necessary satisfaction. Obviously, there are number of evidences available. Oral भी available है, written representation available है, documented form में available है, within the organization available है, outside organization available है. But given circumstances में ऐसे 500 reliability की बात करता है कई जगह पे, अगर आपको याद हो, वो reliability oral versus डॉक्यूमेंट्री की बात करता है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल की करता है, फोटोकॉपी वर्सेस ओरिजिनल की करता है, तो वो सारे के सारे अलग अलग एविडेंसेस हैं। बट कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा एविडेंस आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है वो आपको प्रोफेशनल जजमेंट से पता लगाना है, एंड कंडीशंस जो प्रिवेलिंग है उसके मुताबिक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो देयर आर नंबर ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल, बट आपको बेस्ट पॉसिबल चूज करना है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन या रीजनेबल एश्योरेंस मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन एरिया। Apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose in specific situation. मैंने पहले ही समझा दिया ये आपको कि जैसे हमने टाइमिंग की बात की कि स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स आप लगाएंगे वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, विच मीन्स काम जो चल रहा है उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करना कि किस किस तरह से ऑब्जर्वेशन की जाती है, काउंटिंग प्रोसेस किया कैसे जाता है, उनसे पूछा जाएगा कि आप कैसे करते हैं, फिर हम उसको चेक करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे, तो स्टेप्स वगैरह सब डिफाइंड होते हैं। कंसिडर पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स, मतलब क्या कर रहा है, हर तरह के कमीशन एरर, ओमिशन एरर, सब प्रिंसिपल एरर, सब तरह के एरर्स पॉसिबल हैं, विच मींस एम्फेसिस दे रहा है कि काम को बारीकी से करना है। चाहे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो कहीं से, पर उस सैंपल को बहुत बारीकी से आपने चेक करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप एनी एरिया। एरर्स तो मान के चलो होने ही होने हैं, तो आपको एरर्स को सेफगार्ड करने के लिए अच्छे से चेकिंग करनी है। फ्रॉड इज इंसिडेंटल, या स्केप्टिसिज्म आएगा कहीं पे, कोई इशू दिखाई देगा तो हम फ्रॉड की बात करेंगे। तो इनिशियली जब भी आप अपना जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑडिट प्रोग्राम या बिगिनिंग करते हैं ऑडिट की, तो वहां पे आप फ्रॉडुलेंट थॉट प्रोसेस के साथ नहीं जा सकते कि यहां फ्रॉड हुए होंगे। एरर्स, ऑल एरर्स हो सकते हैं, फ्रॉड्स जब सामने आएंगे तब सोचेंगे। कोऑर्डिनेट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, जैसे हम कह रहे हैं इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, इन्वेंट्री चेक करने के बीच में किस किस तरह के इश्यूज, किस किस तरह के एरियाज अवेलेबल है, उन एरियाज के बीच में कौन कौन काम कर रहा है। तो टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, कोई पर्सन पेपर्स चेक कर रहा है, कोई पर्सन अपने काउंटिंग कर रहा है, कोई पर्सन वैल्यूशन चेक कर रहा है, कोई पर्सन कंडीशन देख रहा है। तो इन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है ताकि एक स्पेसिफिक एलिमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर कर सको। शायद कुछ थर्ड पार्टी के पास पड़ा हो, तो एक एरिया, एक पर्सन है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्वेंट्री को चेक कर रहा है, तो सारी की सारी चीजें मिला के इन्वेंट्री का टोटल अल्टीमेटली निकल के आएगा कि प्रेजेंटेशन सही की गई है, डिस्क्लोजर सही दिए गए हैं या नहीं दिए गए। तो रिलेटेड आइटम्स जो भी हो उनके बारे में चेकिंग करनी अप्रोप्रिएट सेम टाइम पे जरूरी है। अब इन्वेंट्री में ऑब्वियसली एक चीज और आ जाती है, एफपी आ जाता है, WIP रॉ मटेरियल, तो उनका भी कह रहा है रिलेटेड आइटम्स हैं इन्वेंट्री में, तो उनको सिस्टमेटिक मैनर में साथ साथ कोऑर्डिनेट करके कर लो, नहीं तो क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। सो आप सिमिलर एरियाज को कोऑर्डिनेट करके चले। ओके, लास्ट थिंग, डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न होने का फायदा क्या है? सेटिंग फॉर द प्रोसीजर्स दैट आर नीडेड टू इंप्लीमेंट ऑडिट इन ऑडिट प्लान, विच मीन्स ऑडिट प्लान के जितने भी प्रोसीजर्स डिफाइन किए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए
एक एक स्टेप डिफाइंड होना चाहिए, किसने क्या करना है, किस दिन पे क्या करना है, कौन से एरिया को करना है, किस एरिया में किस लेवल पे करना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। और ये डिफाइन कौन करता है? आर्टिकल्स नहीं करते हैं, सीए डिफाइन करेगा, या टीम लीडर डिफाइन करेगा, या एंगेजमेंट मेंबर डिफाइन करेगा। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट, विच मींस प्रोग्राम में ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है हर एरिया का। जो आपने ऑब्जेक्टिव की बात कंस्ट्रक्ट में की थी, दैट वाज ब्रॉड लेवल पे ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही थी। यहां पे जो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एरियाज, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, एसेट्स लाइबिलिटीज में भी फर्दर कैटेगरीज की, सभी एरियाज को सेपरेटली डिफाइन किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है यहां पे? टू फाइंड द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। लेकिन रिलायंस ऑन कंट्रोल्स के बेसिस पे कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम काम करना होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव किस एरिया में ज्यादा काम करने का है, कम काम करने का है, फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज है तो उसके मुताबिक चेकिंग करने का है। ये सारी बातों पे ध्यान देना है। And should have sufficient details to serve as set of instructions to the assistants involved in audit as a means to control the proper execution of work. सबको प्रॉपर डायरेक्शंस दी जानी जरूरी है ताकि कोई भी पर्सन गुमसुम चुक ना होके रहे और शांति से अपना काम सिस्टमेटिक वे के बीच में खत्म कर सके। ओके, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिट करते हुए कहता है कि ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए अंडरस्टैंडिंग लेता है अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स की, ये समझने के लिए कि उसे एनटीई किस लेवल पे डिफाइन करने हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की। ये तो हम सभी जानते हैं। तो कहता है कि अगर तो रिलायंस पुट कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली एनटीई डिफाइन करोगे, लेकिन अगर रिलायंस पुट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है और बेटर तरीके हैं अपना एविडेंस निकालने के। हम रिलायंस पुट करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि काम को सिस्टमैटिक मैनर के बीच में सैंपलिंग को ध्यान में लगाते हुए किया जा सके। बहुत ज्यादा एंट्रीज हैं तो सर सारी एंट्रीज तो चेक करनी पॉसिबल नहीं है, तो सैंपलिंग लगाएंगे, और सैंपलिंग लगाएंगे तो ऑब्वियसली रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स होना जरूरी है, तो वो आप करेंगे। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही सिंपल वे के बीच में आपको मिल जाएंगे ऑडिट एविडेंसेस। तो ऐसे एरियाज कौन से हैं? जहां अकाउंटिंग एंट्रीज कम है, यूनिट्स कम है, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है, मटेरियल है, तो सबको चेक करोगे, कोई भी एरिया छोड़ोगे नहीं डेफिनेटली। विच एसेंशियली मींस इस एरिया में कंट्रोल्स को पहले चेक करेंगे ठीक है कि नहीं, फिर चेक करेंगे कि अब एंट्रीज ठीक है कि नहीं, यानी उनके सारे एस्पेक्ट्स चेंज करेंगे, सारी असर्शंस चेक करेंगे। तो जरूरत नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने की। लेट्स अज्यूम 25 एंट्रीज हुई हैं, बड़ी बड़ी हैं, 1 करोड़ से ऊपर की हैं। आप सारी एंट्रीज तसल्ली से चेक करो, सारे एरियाज उसके चेक करो, कोई परेशानी की तो बात ही नहीं है कि यहां पे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं किया तो गड़बड़ होगी, क्योंकि हमने टेस्ट ऑफ डिटेल पूरा लगाना है। एंड लास्ट में क्या कहता है? However, okay, ये भी हो गया। Consider timing of procedures, the coordination of any assistance expected from the client, the availability of assistants and involvement of other auditors. That's very obvious। बताया आपको। टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट मैंने बताया कि कुछ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ के लिए नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही लगाने होते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। ऑडिट प्लानिंग आइडियली कमेंस कब हो जाती है? जब पिछले साल का ऑडिट खत्म होता है, और रिलेटेड प्रोग्राम भी अकॉर्डिंगली क्या कहता है, हम रिकंसिडर और मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल्स को, प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन देयरऑफ को, एंड रिजल्ट ऑफ हिज कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मतलब क्या कह रहा है? ऑडिट प्लान बनाते हैं, बट ऑडिट प्लान के बीच में मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोग्राम जो चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली बाकी एरियाज में भी क्या होगी, चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। जैसे कि प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन की थी, रिव्यू जो इंटरनल कंट्रोल का किया था कि अच्छा है या नहीं है, तो प्रोग्राम को करते हुए टेस्ट ऑफ डिटेल लगा रहे हो और डिटेल्स पता चलेंगी तो ऑब्वियसली पता चलेगा किस एरिया में सब कुछ सही है और किस एरिया में गड़बड़ है तो प्लान में वो एरिया कवर नहीं किया था तो प्लान में कवर करना पड़ेगा, फिर से प्लान को चेंज करोगे। इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई किया था बट पता चला कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर सकते तो रिलायंस को चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब एनटीई को फिर चेंज करना पड़ेगा। और प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन जो हमने की थी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो चेंज हो जाएगी, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर भी शायद आप पूरी तरह से विश्वास ना कर सके। एंड रिजल्ट्स ऑफ हिज कंप्लायंस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस होते हैं रैप और सब्सटेंटिव होते हैं फैप। फैप के बीच में टेस्ट ऑफ डिटेल्स एआरपी आता है, उधर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आता है। अकॉर्डिंगली शायद कुछ एरियाज में
और ज्यादा चेकिंग करनी पड़ जाए। तो ये दो टॉपिक्स हैं बेटा जिसके बीच में अक्सर प्रॉब्लम आती है। मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो आज तक आए हैं। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम के क्वेश्चंस जो आए हैं, विच इज व्हाट इज एन ऑडिट प्रोग्राम, मतलब पूछा हुआ है कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, डेफिनेशन मांगी है। डिस्कस द पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन। क्या बोला? कंस्ट्रक्शन। हमने अभी देखा दोनों डिफरेंट है, दोनों के आंसर डिफरेंट है। ये 5 मार्क्स आप गवाएंगे हर हाल में अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। ओके मई 14 में आया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? मई 19 में आया है, मई 18 में आरटीपीज में आया था, फिर से मई नवंबर 19 में आया है, उसके बाद भी आने की पूरी चांसेस हैं इस बार भी। इस पे आपने ध्यान देना है। अलग अलग तरह से पूछा गया। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन, अर्पणा हॉस्पिटल लिमिटेड हैविंग दिस प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ 50 crores is engaged in providing health services. What special points to be kept in mind for purpose of construction of audit program? बच्चे क्या करते हैं? उठा के इधर उधर दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें लिखाते हैं, जबकि लिखने सिर्फ ये 5 पॉइंट होते हैं। तो अगर आपको हॉस्पिटल लिख दे, सिनेमा लिख दे, दुनिया में कोई भी चीज लिख दे, अगर कंस्ट्रक्ट वर्ड आ गया है, ये 5 लाइन के अलावा कुछ नहीं आंसर में आना। कुछ और लिखोगे, मार्क्स गए, एग्जेम्पशन गई, एग्जेम्पशन भी गई, कभी कभी अटेम्प्ट भी चली जाती है। तो क्यों मार्क्स गवा रहे हो बच्चा? ध्यान दो। और एक है ऑडिट प्रोग्राम डेवलपमेंट। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स यू वुड कंसिडर व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। भले। तो ये हमने कर लिया सारा का सारा, विच इज वाटर। जैसे वाटर बोलते हैं ना, वैसे वार्ता टैप। पहले वाले का क्या था? स्लिपो इको। ठीक है। Okay, this winds up our topic for today, and I hope this makes a lot of things clear in your mind, and you will keep this in mind in your exams, and you won't end up doing the same mistake that is committed by 90% of the students. Mostly मेरे पास जो टेस्ट बैच में बच्चे आते हैं, उन्होंने ये गलतियां कमिट की होती हैं। 90% बच्चों ने यही आंसर लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट की जगह डेवलप, और मेजॉरिटी बच्चों ने डेवलप ही पढ़ा होता है, कंस्ट्रक्ट पढ़ा नहीं होता है, और उनको लगता है दोनों चीजें सेम है, इसलिए डेवलप सबको याद रह गया होता है। पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, टीचर्स टीच नहीं करते हैं या बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, एनी ऑफ द केसेस, बट ये आंसर गलत आता है। कंस्ट्रक्ट वर्ड आया है तो वही 5 लाइन आएंगी, डेवलप आया है तो रिटन ऑडिट वाला जो है पॉइंट्स, ये सारे वार्ता टैप वाले आप पॉइंट्स जो है लिखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, stay connected, and we'll be coming with more videos very soon, every day.